बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद महर एडवोकेट। पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट की बराह रास्त जंग शुरू हो चुकी है। अब देखते हैं इसमें सुप्रीम कौन है, पार्लियामेंट सुप्रीम है या सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है। क्योंकि आज पार्लियामेंट में जो बिल पेश किया गया वो बिल पेश किया जाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि वो बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतसादिम है। लेकिन इसके बावजूद भी बिल पेश किया गया। ना सिर्फ पेश किया गया बल्कि उसके ऊपर वोटिंग भी करवाई गई और उसे अक्सरियती राय के साथ मंजूर भी कर लिया गया। आप सबको पता होगा कि जब भी कोई बिल इनिशिएट किया जाता है तो वो किसी भी फोरम पर, मतलब सेनेट में पेश किया जा सकता है पहले, या कौमी असेंबली में पेश किया जा सकता है। लेकिन ये बिल बराह रास्त कौमी असेंबली में पेश किया गया, उसको मंजूर किया गया और अब उसको सेनेट में पेश किया जाएगा। और अगर ये बिल वहां से भी मेजॉरिटी ऑफ वोट्स के साथ मंजूर हो गया, पास हो गया, तो फिर इसको सदर के पास भेज दिया जाएगा फॉर फाइनल अप्रूवल। और अगर सदर ने भी इसके ऊपर दस्तखत कर दिए तो फिर ये बिल पास हो जाएगा, कानून की शक्ल इख्तियार कर लेगा। लेकिन हमने अब यहां सिर्फ ये देखना है कि ये बिल आखिर है क्या, कौमी असेंबली में इसे क्यों पेश किया गया, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले से क्यों मुतसादिम है, और बिल पास हो जाने के बाद क्या इसका वजूद बरकरार रहेगा या नहीं रहेगा। देखिए, आप सबको इस हवाले से बहुत क्लियर पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सबमिट करवाई थी कि उनके पास जितनी सीट्स हैं उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें मखसूस नशिस्तें नहीं दी, बल्कि उनको तो पार्टी ही तस्लीम नहीं किया जा रहा, उनसे उनका इंतखाबी निशान छीन लिया गया। तो लिहाजा जो मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक है, जो कि उनसे छीन कर दिगर जमातों में तकसीम कर दिया गया, वो हमारा हक यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो मखसूस नशिस्तें उनको दी जानी चाहिए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरखास्त, यानी कि इसका मतलब है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की उस पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मंजूर कर लिया और हुक्म सादर फरमाया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है और जो भी आजाद उम्मीदवार इलेक्शन जीत कर आए हैं, अगर वो तहरीक इंसाफ में शमूलियत अख्तियार करना चाहें तो उनके पास 15 दिन का टाइम है। 15 दिन के अंदर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत अख्तियार कर सकते हैं। इस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तें हासिल करने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि मौजूदा हुकूमत फॉर्म 47 की पैदावार है। मैंडेट चोरी किया गया, धांधली की गई, इलेक्शन चुराया गया और जबरदस्ती इक़्तिदार पर मुसल्लत होने वाले लोग परेशान हैं इस बात के ऊपर कि अगर मखसूस नशिस्तें मिल गई। देखें, एक तरफ तो ये बात है ना कि इलेक्शन मेरिट के ऊपर नहीं हुआ, एक तरफ मामला है मखसूस नशिस्तों के हवाले से। अगर तो इलेक्शन खुल गया, उसकी काउंटिंग हो गई, मेरिट के ऊपर फैसला आ गया, तो फिर ना तो शहबाज शरीफ रहेगा ना मरियम नवाज रहेगी, मतलब कि वजीर आला भी गया, वजीर आजम भी गया और पता नहीं कितने एमपीएस और एमएनए उड़ जाएंगे। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मद्देनजर रखा जाए और मखसूस नशिस्तों के हवाले से इस केस को देखा जाए, तो अगर तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें दे दी जाएं तो उनके पास मेजॉरिटी आ जाएगी, फिर भी हुकूमत का चलना मुश्किल हो जाएगा। तो अब हुकूमत इस सोच में पड़ी है कि कोई ऐसा तरीका अख्तियार किया जाए कि जिस वजह से उनकी हुकूमत बच जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें ना मिल सकें। चलें, आज एक इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 कौमी असेंबली के में पेश किया गया, उसके ऊपर वोटिंग करवाई गई और मेजॉरिटी ऑफ वोट के साथ उसको मंजूर कर लिया गया। उसकी कुछ अहम जो मुंदरजात हैं बिल में, कौन सी अहम चीजें हैं, कौन सी अहम बातें हैं जिनकी बुनियाद पर यह कोशिश की जा रही है कि यह कानून पास कर लिया जाए और तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों से महरूम हो जाए और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसके ऊपर अमल दरामद ना हो सके। नंबर 1 तो यह है कि आजाद हैसियत से इलेक्शन जीतने वाले एक मखसूस वक्त के बाद किसी भी सियासी जमात में शमूलियत अख्तियार नहीं कर सकते। देखें, ये एक कानून मौजूद है कि कोई भी आजाद उम्मीदवार इलेक्शन जीतने के बाद, यानी कि इलेक्शन हो जाने के बाद अगर वो इलेक्शन जीत जाता है तो उसके लिए जरूरी है कि 3 दिन के अंदर अंदर उसने किसी ना किसी सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार जरूर करनी होती है। और नंबर 2, जिस उम्मीदवार ने पार्टी एफिलिएशन का बयान हल्फी रिटर्निंग ऑफिसर को जमा नहीं करवाया, वो उम्मीदवार आजाद उम्मीदवार समझा जाएगा।
तो ये जनाब मोशन पेश किया था बिलाल अजहर कियानी साहब ने, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ है। तो ये अक्सरियती राय के साथ इसको मंजूर कर लिया गया। जब ये बिल पेश किया गया, इसको पढ़कर सुनाया गया, उस वक्त अपोजिशन की जमात यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर भरपूर एहतजाज किया, नारे लगाए, इसकी भरपूर तरीके से मुखालफत की और कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतसादिम है, हम इसको तस्लीम नहीं करते, और बिल की कापियां फाड़कर हवा में उछाल दी। ये बिल चूंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतसादिम है, लिहाजा हम इस कानून को तस्लीम नहीं करते। इस कानून के खिलाफ अगर ये पास हो गया तो हम सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से जाएंगे और इस कानून को कलअदम करवाएंगे। अब यहां ये डिस्कस करने वाली बात है कि अगर ये बिल सेनेट से भी पास हो जाए, सदर इसके ऊपर दस्तखत भी कर दे और ये कानून का दर्जा भी हासिल कर ले और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी रुजू कर ले, तो क्या इस कानून की हैसियत बाकी रह जाएगी या ये खत्म हो जाएगा और इसको कलअदम करार दे दिया जाएगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला अल्टीमेट होता है। आल्दो कि इसमें कोई शक नहीं कि पार्लियामेंट भी सुप्रीम है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी सुप्रीम है। अब इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि जब भी कौमी असम्बली के अंदर कोई बिल पेश किया जाता है या उसे कानून का दर्जा हासिल हो जाता है तो वो मुस्तकबिल के लिए होता है। आज तक कभी भी पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ, बल्कि दुनिया की तारीख में भी ऐसा नहीं हुआ कोई ऐसा बिल पेश किया जाए, कोई ऐसा कानून पास किया जाए जो कि माजी के हवाले से हो। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का इस इशू के ऊपर फैसला आ चुका हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें दी जानी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है कि उसको मखसूस नशिस्तें ना मिले, क्योंकि तहरीक इंसाफ को अगर मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी तो हुकूमत का चलना मुश्किल हो जाएगा। तो कहने वाली बात यह है कि पहली दफा इस तरह हो रहा है कि कोई ऐसा कानून पास करवाने की कोशिश की जा रही है जिसका ताल्लुक मुस्तकबिल के साथ नहीं है, जिसका ताल्लुक माजी के साथ है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट में अगर इस कानून को चैलेंज किया गया तो क्या यह बरकरार रह पाएगा कि नहीं रहेगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही था या गलत था, ये एक अलग डिबेट है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर फैसला दे चुकी है और मेजॉरिटी जजेस इसकी फेवर कर चुके हुए हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनका राइट मिलना चाहिए। तो इस सारी सूरत हाल में अब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट में जाती है तो कौमी असम्बली से पास किया गया कानून कलअदम हो जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मौकफ तो इसके ऊपर पहले ही आ चुका है। जब एक ऑब्जर्वेशन आ चुकी हुई है तो फिर उसके बाद उसके ऊपर कानून साजी करना और ओछे हथकंडे इस्तेमाल करने की कोशिश करना सुप्रीम कोर्ट इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। तो बहरहाल मैं समझता हूं, मेरी एक राय है कि चूंकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसके ऊपर आ चुका हुआ है तो इसको कलअदम करार दे दिया जाएगा। अच्छा जी, इसके अलावा हम बात करेंगे काजी फाइज ईसा साहब की। बहरहाल मैं उनको अप्रिशिएट करूंगा कि काजी फाइज ईसा साहब ने और इनकी फैमिली ने जो फैसला किया है वो बड़ा जबरदस्त है। काजी फाइज ईसा साहब को खराज तहसीन पेश किया जाना चाहिए और उनको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, क्योंकि काजी फाइज ईसा और उनकी फैमिली ने अपनी जमीन कौम के नाम मतिया कर दी है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने यौम आजादी के मौके पर 31,680 मुरब्बा फुट जमीन बलूचिस्तान हुकूमत को अतिया कर दी। बाकायदा तौर पर बलूचिस्तान हुकूमत को खत लिख दिया गया। खत पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और काजी अजमत ईसा के दस्तखत भी मौजूद हैं। अराजी अवाम के मफाद में इस्तेमाल की जाएगी। अच्छा जी, इसके अलावा अगर हम बात करें कि पाकिस्तान के अंदर वापडा मुलाजमीन और बिजली कंपनियों के मुलाजमीन सालाना कितने अरब रुपए की बिजली मुफ्त इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है ना कि पाकिस्तान के इस वक्त जो भी हालात हैं, जमात इस्लामी इस वक्त बाहर निकली हुई है, एहतजाज जारी है, धरना दिया जा रहा है और हुकूमत को इस बात के ऊपर प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही है कि आपने बिजली के बिलों में जो बेतहाशा टैक्सेस शामिल किए हुए हैं उनमें कमी की जाए। देखिए, ये एक सही बात है ना कि आप जो बिजली इस्तेमाल करते हैं उसका बिल तो आप दें, वो सही बात है, लेकिन जो बिजली आप इस्तेमाल नहीं करते उसके ऊपर जो बेजा किस्म के टैक्सेस आपको पड़ते हैं वो अदा नहीं किए जाने चाहिए। हुकूमत की तरफ से जो बिजली के बिलों में बेतहाशा किस्म के टैक्सेस शामिल किए गए हैं वो गलत है। लोग बहुत हद तक मजबूर और बेबस हो चुके हैं। लोग गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं और 2 वक्त का खाना खाने को तरस रहे हैं। अब जहां पे लोग बेरोजगार हैं, लोग गरीब हैं, लोगों के पास 2 वक्त का खाना उनको मुयस्सर नहीं है, बिजली का बिल अदा ना कर सकने की वजह से बाप अपने बेटों को मार रहा है, मां अपने बच्चों को कत्ल कर रही है, भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है। 4-5 किस्म की इस तरह के वाकयात हो चुके हैं कि बिजली का बिल अदा ना कर सकने की वजह से एक भाई ने दूसरे भाई की जान ले ली। तो इस तरह की सूरत हाल बन गई है, लोग खुदकुशियां करने पर मजबूर हो गए हैं। तो इस तरह की सूरत हाल में फिर ये एक बहुत बड़ा जुल्म है
کہ ایک طرف تو ایک بندہ بجلی کا بل ادا نہیں کر سکتا اور دوسری طرف لاکھوں لوگوں کو بجلی مفت میں دی جا رہی ہے، اربوں روپے کی بجلی مفت میں دی جا رہی ہے۔ اب اگر ہم یہ بات کریں کہ وابڈا کے جتنے ملازمین ہیں اور بجلی کمپنیوں کے جتنے ملازمین ہیں وہ سالانہ کتنے ارب روپے کی بجلی مفت میں استعمال کر رہے ہیں، جیسے کہ یہ سیکٹری پاور ڈویژن نے جو رپورٹ دی ہے اس کے مطابق ایک ملازم کو سال کی 78,000 روپے کی بجلی مفت میں دی جاتی ہے۔ اگر ہم بجلی کمپنیوں کی بات کریں تو بجلی کمپنیوں کے 1,90,000 ملازمین کو سالانہ 15 ارب روپے کی مفت بجلی دی جاتی ہے۔ آپ اندازہ کر لیں، مطلب یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، ایک سال میں 15 ارب روپے کی بجلی مفت میں دی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ سرکاری ملازمین کو ماہانہ 1 ارب 30 کروڑ سے زائد یونٹس کی بجلی مفت میں دی جاتی ہے۔ اس سے بڑا ظلم اور ناانصافی اور کیا ہو سکتی ہے کہ لوگ اپنا بجلی کا بل ادا نہیں کر سکتے، مطلب کہ بجلی کے بل میں جو رقم آپ ادا کرتے ہیں اس میں 30% بجلی کی قیمت ہے اور 70% اس کے اوپر ٹیکسز ہے۔ لوگ بے بس ہیں، مجبور ہیں، بل ادا نہیں کر سکتے، اور ایک طرف لاکھوں لوگ بجلی مفت میں استعمال کر رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں مفت یونٹس بجلی استعمال کر رہے ہیں، اربوں روپے کی بجلی مفت میں استعمال کر رہے ہیں۔ یہ غلط ہے۔ یہ جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں یا وابڈا کے ملازمین ہیں یا بجلی کمپنیوں کے ملازمین ہیں، ان کو جو مفت بجلی دی جاتی ہے اس کے اوپر پابندی لگنی چاہیے اور ان کو مفت بجلی نہیں ملنی چاہیے، کیونکہ تمام پاکستانیوں کے ساتھ ایک جیسا مساوی سلوک کیا جانا چاہیے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔